हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एंजाइम का दूसरा एपिसोड। और आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरे बिंदुओं को ध्यान से देखते हुए समझते हुए आप अवश्य लिख लें। तो सबसे पहले इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं क्या, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। और आशा करते हैं कि आप सभी ने पहले एपिसोड को देखा होगा और उसमें आपको एंजाइम क्या होता है और एंजाइम के विशेष गुण के बारे में समझाया गया था। तो आज इस एपिसोड में हम लोग क्या जानने वाले हैं, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि को समझाइए, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। तो सबसे पहले शुरुआत हम लोग यहीं से करते हैं, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि को कैसे स्पष्ट किया जाए। तो एक चीज जानते रहिएगा कि एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि जो होती है वह ताले कुंजी के सिद्धांत पर आधारित है। जिस प्रकार ताले को खोलने के लिए हमें कुंजी अर्थात चाबी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि भी संभावित होती है। इसीलिए कहा जाता है कि एंजाइम उत्प्रेरण की जो क्रियाविधि होती है वह ताली कुंजी के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत में होता क्या है, जो आपके एंजाइम्स और अभिकारक होते हैं उनकी आकृति एक दूसरे के विपरीत होती है। और जब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे में फिट बैठ जाते हैं। और जैसे एक दूसरे में फिट बैठते हैं, एक मध्यवर्ती स्पीसीज का निर्माण करते हैं जिसकी आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, बहुत अधिक होती है और वह अस्थायी होता है और तुरंत अपघटित हो जाता है और उत्पाद का निर्माण कर देता है। जैसे उत्पाद का निर्माण होता है, उत्पाद एंजाइम के सतह को क्या कर देता है, छोड़ देता है। यही पूरी क्रियाविधि किसकी है, एंजाइम उत्प्रेरण की। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। मैंने क्या बताया कि यह जो सिद्धांत होता है, यह क्रियाविधि जो है वह किस पर आधारित है, यह क्रियाविधि ताला कुंजी की अवधारणा पर आधारित है, तथा इस क्रियाविधि में अभिकारक और एंजाइम की आकृति एक दूसरे के विपरीत होती है और जैसे ही अभिकारक एंजाइम के संपर्क में आता है, वे दोनों एक दूसरे में फिट बैठ जाते हैं, जिससे मध्यवर्ती स्पीसीज का निर्माण होता है, जिसकी आंतरिक ऊर्जा अधिक होने के कारण अस्थायी होता है, जिसके
स्वरूप उत्पाद का निर्माण होता है और उत्पाद एंजाइम के सतह को छोड़ देते हैं। अब इसकी क्रिया विधि आप देख सकते हैं चित्र के द्वारा भी। अगर क्रिया विधि आप चित्र के द्वारा देखेंगे तो होता क्या है, यस होता है। यस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है अर्थात अभिकारक होता है। और ई का मतलब क्या होता है, एंजाइम होता है। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, ईएस का निर्माण करते हैं। और ईएस जो होता है यह क्या होता है, मध्यवर्तीय स्पीसीज होता है। और मध्यवर्तीय स्पीसीज होने के कारण इसकी आंतरिक ऊर्जा अधिक होती है। और आंतरिक ऊर्जा अधिक होने के कारण यह क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है किसमें, उत्पाद में। और एंजाइम के सतह को क्या कर देता है, छोड़ देता है। जिसमें ई क्या है, तो ई जो है वह एंजाइम है। यस क्या है, तो यस जो है वह अभिकारक है। अगर इसी चीज को आप चित्र के द्वारा देखना चाहेंगे तो इसी के जस्ट नीचे अभी आपको चित्र भी दिखाई देगा। तो आइए आप सब संरचना की सहायता से भी इस क्रिया विधि को समझ लें। इसमें मैंने यही बताया था कि जो एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया विधि होती है वह ताला कुंजी के सिद्धांत पर आधारित होता है। और इस क्रिया विधि में जो अभिकारक और आपके एंजाइम होते हैं उन दोनों की आकृति क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। क्यों विपरीत होती है, ताकि वो दोनों एक दूसरे में सही से फिट हो जाए, बैठ जाए। और जैसे ही अभिकारक एंजाइम के संपर्क में आता है, आकृति विपरीत होने के कारण वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते ही बैठ जाते हैं। और बैठते ही मध्यवर्ती स्पीसीज का निर्माण करते हैं। और उनकी आंतरिक ऊर्जा अधिक होने के कारण वह अपघटित होते हैं और उत्पाद में परिवर्तित होकर एंजाइम की सतह को छोड़ देते हैं। तो यहाँ संरचना देख सकते हैं, यहाँ पर आपका ये एस लिखा गया, ई लिखा गया है। एस और ई जब जैसे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, ईएस मध्यवर्ती स्पीसीज का निर्माण करते हैं। और आंतरिक ऊर्जा अधिक होने के कारण यह क्या होता है, अपघटित होता है। और किसका निर्माण करता है, उत्पाद का। और उत्पाद के निर्माण करने के बाद एंजाइम की सतह को छोड़ देता है। तो एग्जाम में यदि आपको समय बचाना होगा, कम समय रहा तो इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। और यदि आप समय रहा तो आप चित्र के माध्यम से पूरा समझा दीजिएगा। मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है कि ये आपका अभिकारक है और ये आपका क्या है, एंजाइम है। और दोनों की आकृति एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। जैसे ही आपका अभिकारक एंजाइम के संपर्क में आता है, क्योंकि आकृति विपरीत होने के कारण दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते ही एक दूसरे में फिट बैठ जाते हैं। और जैसे ही फिट बैठते हैं किसका निर्माण कर देते हैं, ईएस का। और ईएस को क्या कहते हैं, मध्यवर्तीय स्पीसीज कहते हैं। इसकी आंतरिक ऊर्जा अधिक होती है और यह अपघटित होता है। अपघटित होकर किसमें चेंज हो जाता है, उत्पाद में चेंज होता है। और जैसे ही उत्पाद का निर्माण होता है, एंजाइम की सतह को क्या कर देता है, यह छोड़ देता है। तो यह पूरी चीज रहा किसका, एंजाइम उत्प्रेरण के क्रिया विधि का उत्तर। आइए हम लोग एंजाइम के कुछ अभिक्रियाओं को भी जान लेते हैं, जिनमें हम लोग तीन प्रमुख चीजों को देखेंगे। एक देखेंगे कि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्राप्त कहां से होते हैं, अर्थात उनके स्रोत क्या है। और वह एंजाइम जो हमें स्रोत से प्राप्त हुआ वह किस अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है, अर्थात किस यौगिक को किस यौगिक में चेंज करता है। तो कुछ इस प्रकार की भी अभिक्रियाएं हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो अब हम लोग जानने वाले हैं क्या कि एंजाइम के कुछ स्रोत के बारे में जानेंगे कि कुछ एंजाइम किस स्रोत से प्राप्त होते हैं और किस यौगिक को वो किस यौगिक में चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, आपका अंकुरित जव आता है। और अंकुरित जव से हमें क्या प्राप्त होता है, डायस्टिस नामक एंजाइम प्राप्त होता है, जो स्टार्च को किस में चेंज कर देता है, माल्टोस में। इसके बाद इसी प्रकार से लार से हमें क्या प्राप्त होता है, टाइलिन नामक एंजाइम प्राप्त होता है, जो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोस में ही चेंज करता है। अर्थात स्टार्च को माल्टोस में चेंज करने के लिए दो एंजाइम आते हैं। कौन कौन से आते हैं, डायस्टिस आता है और हमारा टाइलिन आता है, जिसमें डायस्टिस जो होता है वो अंकुरित जव से प्राप्त होता है
और जो हमारा टाइलिन नामक एंजाइम होता है वो हमारे लार से प्राप्त होता है, जो क्या करता है स्टार्च को ग्लूकोज में स्टार्च को माल्टोस में चेंज कर देता है। तो वही चीज यहाँ दिखाया गया कि अंकुरित चावल से डायस्टस नामक एंजाइम प्राप्त होता है, लार से टाइलिन नामक एंजाइम प्राप्त होता है और दोनों एंजाइम क्या करते हैं स्टार्च को माल्टोस में चेंज कर देते हैं। इसी प्रकार से हमें ईस्ट अर्थात खमीर से 3 एंजाइम प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? माल्टेस नामक एंजाइम प्राप्त होता है, इन्वर्टेस नामक एंजाइम प्राप्त होता है और जाइमेज नामक एंजाइम प्राप्त होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं माल्टेस नामक एंजाइम का उपयोग माल्टोस को ग्लूकोज में चेंज करने के लिए करते हैं। अब इसी प्रकार से हम लोगों का इन्वर्टेस नामक जो एंजाइम होता है वह सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में चेंज करने के लिए किया जाता है और जो आपका जाइमेज नामक एंजाइम होता है उसका उपयोग ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया है ईस्ट या खमीर से हमें 3 एंजाइम प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? तो आपका होता है पहला माल्टेस, दूसरा होता है क्या इन्वर्टेस और तीसरा क्या होता है जाइमेस होता है, जिसमें से माल्टेस जो होता है वो माल्टोस को ग्लूकोज में चेंज करता है, इन्वर्टेस जो होता है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में चेंज करता है और जाइमेस जो होता है वो ग्लूकोज या फ्रैक्टोज को एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है। इसी प्रकार से आपके सोयाबीन से यूरियस नामक एंजाइम प्राप्त होता है जो यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कर देता है चेंज कर देता है। इसी प्रकार से अमाशय रस से हमें पेप्सिन प्राप्त होता है और पेप्सिन जो होता है वह प्रोटीन को प्रोटीओजेज में और पेप्टोजेज में क्या कर देता है चेंज कर देता है। इसी प्रकार से आंत रस से हमें 2 तरह के एंजाइम प्राप्त होते हैं जिसका नाम है लाइपेज और ट्रिप्सिन, जिसमें लाइपेज जो होता है वह वसा अम्ल को वसी अम्ल में और ग्लिसरॉल में चेंज करता है, जबकि आपका ट्रिप्सिन जो होता है वह प्रोटीन को अमीनो अम्ल में क्या कर देता है परिवर्तित कर देता है। इसी प्रकार से हमारे लार से एक और एंजाइम प्राप्त होता है वह क्या एमाइलेज, जो कि क्या करता है स्टार्च को सीधे ग्लूकोज में चेंज कर देता है। तो जब हमें स्टार्च को माल्टोज में चेंज करना होता है तो टाइलिन नामक एंजाइम का यूज करते हैं और जब हमें क्या करना होता है स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज करना होता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं एमाइलेज नामक एंजाइम का उपयोग करते हैं, जो कि दोनों किससे प्राप्त होते हैं हमारे लार से ही प्राप्त होते हैं। तो आइए अब हम लोग क्या जानने वाले हैं कुछ अणुसूत्रों के बारे में, अर्थात नाम तो अलग अलग होंगे लेकिन अणुसूत्र एक ही होंगे। तो कैसे पहचान करेंगे कौन सा अणुसूत्र किसका हो सकता है और कैसे हो सकता है, इसके बारे में जवाब जानते हैं। तो आइए अब हम लोग क्या देखने वाले हैं अणुसूत्र और उनके नाम। तो जिनमें माल्टोस हो चाहे सुक्रोज हो दोनों का अणुसूत्र क्या होता है C12H22O11 और सुक्रोज का भी अणुसूत्र क्या होता है C12H22O11 होता है। इसी प्रकार से ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का भी अणुसूत्र देखा जाए तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6 होता है और इसी प्रकार से फ्रैक्टोज का भी अणुसूत्र देखा जाए तो उसका अणुसूत्र भी क्या होता है C6H12O6 ही होता है। अर्थात हमारे पास C6H12O6 हो तो कैसे हम स्पष्ट करेंगे ये ग्लूकोज होगा या फिर फ्रैक्टोज होगा। तो इसकी पहचान के लिए हम लोग क्या करते हैं इनके क्रियात्मक समूह से पहचानते हैं। यदि क्रियात्मक समूह आपका एल्डिहाइड रहता है 6 कार्बन में से कोई एक कार्बन एल्डिहाइड में चला गया तो वह आपका ग्लूकोज होगा और कोई एक कार्बन कीटोन में चला गया तो वह क्या होता है आपका फ्रैक्टोज होता है। यदि संरचना बनाएंगे तो पहले कार्बन पर CH2 होगा तो ग्लूकोज होगा और दूसरे कार्बन पर CO होगा कीटोन होगा तो वह फ्रैक्टोज होगा। इस प्रकार से ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन पहचान कैसे करते हैं क्रियात्मक समूह से। यदि क्रियात्मक समूह के अतिरिक्त यदि और भी पहचान करनी हो कि C6H12O6 जो है वह ग्लूकोज है या फ्रैक्टोज है तो इसकी पहचान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं यदि माल्टोज का अपघटन कराते हैं माल्टेस नामक एंजाइम पर तो हमें केवल ग्लूकोज मिलता है और यदि हम सुक्रोज का अपघटन कराते हैं तो हमें ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मिलता है। इसी प्रकार से हमारे पास क्या होता है माल्टोस होता है और क्या होता है सुक्रोज होता है। दोनों के अणुसूत्र एक ही होते हैं लेकिन हम इन्हें अलग अलग करते हैं किसके आधार पर। यदि माल्टोस अपघटित होकर ग्लूकोज देता है तो वह C12H22O11 जो होगा वह माल्टोस होगा और यदि हमें उत्पाद में ग्लूकोज और फ्रैक्टोज प्राप्त होते हैं तो वह हमारा क्या होगा तो वह हमारा हो जाएगा सुक्रोज हो जाएगा।
तो आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही, और आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो सेशन को लाइक और शेयर करें, साथ ही यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप पिछले एपिसोड को ना देखे हो तो पिछले एपिसोड को जरूर देखिएगा, तो ताकि ये वाला एपिसोड भी आपको समझ आए। और अगले एपिसोड में हम लोग मिलने वाले हैं किण्वनीकरण को लेकर। इनमें जो हम लोगों ने अभी नाम देखा हुआ है उनमें हम लोग अभिक्रिया भी देख लेंगे। तो आज की वीडियो सेशन में इतना ही, और आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो सेशन को अपने स्टेटस पर जरूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।